गुड आफ्टरनून। हाय, मैं हूं प्रोफेसर पंकज माखीजा और आज आपके लिए लेकर आया हूं कंप्लायंस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। सीएस प्रोफेशनल का ये टॉपिक है सेकेंड ग्रुप में। और आप लोगों को बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो सबसे कम है। आपको पता है सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा सेकेंड ग्रुप में फेल होता है तो वो केवल और केवल इसी सब्जेक्ट के चक्कर में वो बच्चा फेल होता है। केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स पर ग्रहण लगाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम कंटेंट वाइज बात करें तो सबसे इजी, इससे ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर मैं कहूं रिजल्ट वाइज तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है ये आपका सब्जेक्ट। चलिए थोड़ा सा समझेंगे कि हम इस सब्जेक्ट में डिफिकल्टीज क्या है। देखिए, अभी तक जो आप आए हैं वो सब सीख कर आए लेमन लैंग्वेज। आपने एग्जीक्यूटिव भी ऑलमोस्ट सारी चीजें जो सीखी हैं वो लेमन लैंग्वेज के अंदर सीखी हैं। आपने क्लियर कर लिया। नाउ अब आप प्रोफेशनल में है तो बेटा अब आपको लीगल लैंग्वेज में सारी चीजों को आंसर करना पड़ेगा, ये तय है। ठीक है, लेकिन सर लीगल लैंग्वेज कैसे आएगी? एक सबसे बड़ा सवाल है कि लीगल लैंग्वेज आएगी कैसे। हमें तो आज तक नहीं आई, अब कैसे आ जाएगी? तो देखो यार, लीगल लैंग्वेज सीखना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लीगल लैंग्वेज के लिए हमें वोकेबलरी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? हमें वोकेबलरी चाहिए। अब वोकेब के लिए क्या करें? तो यार जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे ना उतना ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए ये चीज सीखना। कोई हार्डल नहीं है। जब जितना भी मैं पढ़ाऊं, बस आपसे केवल और केवल एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसे रीड करें 3 से 4 बार। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आपका इन नोट्स का पीडीएफ भी आपके पास आ जाएगा या तो आपको डिस्पैच कर दिए जाएंगे। ये आपके पैकेज के ऊपर निर्भर करता है कि आपने फिजिकल नोट्स बुलवाए हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुलवाए हैं। हम उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपके पास ये नोट्स हैं, आपको बस कुछ भी नहीं करना है। मोर देन इनफ है जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 80 मार्क्स लाने के लिए। किसी को अगर मॉड्यूल से पढ़ना है वो मॉड्यूल से पढ़े, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मॉड्यूल से पढ़ें, लेकिन आपको जो कंटेंट है वो आपको 3 से 4 बार रीड करना पड़ेगा। ये मिनिमम है। समझ में सब आएगा लेकिन लिखते नहीं बनेगा। और लिखने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग करना पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बार में सीख जाएंगे। 3 से 4 बार आप जब रीड करेंगे तो 30 to 40 वर्ड्स का वोकेब कंटेंट आपके माइंड में होगा। 30 से 40 शब्द ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे। 30 से 40 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको न्यू मिलेंगे, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। आप डिक्शनरी उठाओगे और जिन चीजों के लिए अपन मेहनत करते हैं ना हमेशा याद रह जाती है। मैं नहीं कह रहा कि 40 के 40 वर्ड्स आपको याद रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें से अगर 5 वर्ड भी आपको याद रह गए तो एट द एंड ऑफ द मंथ 150 वर्ड्स का वॉकेब आपके माइंड में है। 150 शब्द आपके पास है। अब आप उसे वोकेबलरी में यूज कर सकते हो। आप अपने सेंटेंस फॉर्मिंग में उन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। धीरे 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 कंटिन्यूअसली जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो 350 450 वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे और हम उन्हीं के बेसिस पर सेंटेंस फॉर्म करना सीख जाएंगे। धीरे धीरे होगा। जब आप छोटे थे ना तो आपने माँ बोलने के लिए 1.5 ईयर्स लगा दिया था। नाउ उस वक्त आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा था। अब अपन ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई दूसरी लैंग्वेज, हमें हमारी मातृभाषा सीखने में कई साल लग गए तो हम दूसरी लैंग्वेज को 3 महीने में सीख जाएंगे? ये संभव नहीं है। लेकिन कंटिन्यूसली हमें प्रैक्टिस करना होगी और हम प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली ये चीज आ जाएगी। देखिए, इस सब्जेक्ट को पता नहीं क्यों बच्चे स्ट्रेटेजी नहीं समझते हैं। आज ये फर्स्ट डे है, लाइट होना चाहिए चीजों पे। हमें भी, मुझे भी पता है कंटेंट पे जाकर दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट डे है, थोड़ा सा बात अपन कंटेंट पे भी जाएंगे, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट को क्लियर करने की स्ट्रेटेजी क्या है। बोलो हाँ, सुनना है ना स्ट्रेटेजी? यार देखिए, इसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट है कंप्लाइंस मैनेजमेंट।
जिसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर्स में 40 मार्क्स का वेटेज है। बोलो कितने मार्क्स का? 40। और 7 चैप्टर ये तो लड्डू चैप्टर्स हैं बेटा, मतलब एकदम लड्डू। 7 चैप्टर इतने अच्छे से फोकस कर लो कि भाई 30 तो मिनिमम आ जाए। और ये जो 7 चैप्टर है ना वो तो इतने लड्डू हैं कि तुम्हें मैं बता ही नहीं सकता। इसके बाद ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। इस पार्ट के अंदर बेटा 13 चैप्टर्स हैं और 13 चैप्टर्स ये हैं 60 मार्क्स के। ये जो सेकेंड पार्ट है ये डिफिकल्ट होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, नो डाउट। हाँ जाएगा, इट्स ओके, कोई हार्डल नहीं है, हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। ये मेरा पार्ट है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो कंप्लाइंस मैनेजमेंट वाले जो 60 चैप्टर हैं वो तो बिल्कुल लड्डू हैं, मतलब आपको सिर्फ मुंह खोलना है और अंदर डालना है। सेकेंड वाले पार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप अपने अगर प्रीवियस स्टूडेंट से बात करेंगे, अपने सीनियर से बात करेंगे, वो आपको बोलेंगे ड्यू डिलिजेंस तो सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन वो ओल्ड कोर्स वालों के लिए था। किसके लिए था? ओल्ड कोर्स वालों के लिए। ओल्ड कोर्स में क्या था बेटा, आज भी इस सब्जेक्ट को कंप्लाइंस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट के नाम से नहीं जाना जाता, इसे आज भी इस सब्जेक्ट को लोग डीडी कहते हैं, ड्यू डिलिजेंस। आज भी इस सब्जेक्ट को अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट से बात करेंगे तो उसे ये कहेंगे, वो डीडी के नाम से उसको समझ में आएगा, कंप्लाइंस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट के नाम से बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। वो डीडी बोलोगे तो वो समझ जाएगा। पहले क्या था ओल्ड सिलेबस में बेटा, ओल्ड सिलेबस के अंदर 17 चैप्टर्स थे केवल इन ड्यू डिलिजेंस के। भाई मैं तो कहता हूं अब तो इस सब्जेक्ट का मतलब इंस्टीट्यूट को इस सब्जेक्ट का नाम ही बदल देना चाहिए और इस सब्जेक्ट का नाम रखना चाहिए सेक्रेटरियल ऑडिट। सच में डीडी के पहले 17 चैप्टर हुआ करते थे, इंस्टीट्यूट ने बोला कि अब बैठे बैठे करना है कुछ काम, लेके प्रभु का नाम। उन लोगों ने सोचा कि न्यू स्टूडेंट्स के तो अब ले लेते मजे। इन लोगों ने क्या करा, उन 17 चैप्टर्स को 2 चैप्टर में कंसोलिडेट किया, मतलब काटा कुछ नहीं, थोड़ा 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 करके सबको मर्ज करके 2 चैप्टर्स बना दिए ओनली। मतलब जो 17 चैप्टर का बर्डन था वो 2 चैप्टर में डाल दिया। अब हुआ क्या, ये डीडी इजी क्यों था, क्योंकि छोटा छोटा सा पार्ट था 17 चैप्टर के अंदर, उसे डिवाइड कर दिया गया। बाद में इंस्टीट्यूट को लगा नहीं पूरा का पूरा सब्जेक्ट एकदम लड्डू हो रहा है बच्चों के लिए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2 चैप्टर्स में पूरे डीडी को समेटा और सेक्रेटरियल ऑडिट और कंप्लायंस मैनेजमेंट भी इसी टॉपिक के अंदर डाल दिया। भाई अब तो डिफिकल्टीज आएंगी। सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ये दोनों जो टॉपिक हैं ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं थे, ये अब इसके अंदर न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 2017 में जब सिलेबस चेंज हुआ तब ये दोनों आपके सर हो गए। अब आपको ये पढ़ना है। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की कि ए पार्ट वो तो एकदम लड्डू है, वो इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि है मात्र 7 चैप्टर। अच्छा उसमें भी एक बात बताता हूं, जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर का ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 55% जो है कंटेंट वो नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर के अंदर है। अब आप बोलोगे लो भाई ये क्या बात हो गई। हाँ इंस्टीट्यूट ने मतलब ये जो 7 चैप्टर्स हैं वो तो इतने लड्डू हैं कि आपको यूं बस मुंह खोलना है और अंदर डालना है। तो ये 7 चैप्टर तो आपके इजीली हो जाएंगे और इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि यहां पर अपने 30 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने चाहिए। समझ में आया? ये 30 मार्क्स तो कहीं जाने ही नहीं चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, बी वाला पार्ट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, वो प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल है। ए वाला पार्ट स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। यहां पर आपको थ्योरी पढ़नी है, वो क्लियर है। बी वाला पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, वहां चीजों को समझेंगे। जैसे आप लोग देखो जीआईजीएल करके एक एग्जीक्यूटिव में सब्जेक्ट था,
प्रैक्टिकल था, मर्डर्स के बारे में, डकैतीज के बारे में बात करता था, वैसे ही ऑडिट में भी हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो ये बी वाला जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, हम उसे प्रैक्टिकल पार्ट बोल सकते हैं। यहां मजा भी आएगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहां से अगर हम 15 मार्क्स या 20 मार्क्स भी लेकर आ गए तो पास तो आप हो गए, लेकिन अपन को पास ही होना है क्या सिर्फ? नहीं भाई, अपने को एक अच्छा परसेंटेज लाना है। तो कम से कम 25 मार्क्स, क्योंकि 60 मार्क्स का ये टॉपिक है। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। उसमें से कम 25 मार्क्स हमें लेकर आना है। तो 30 प्लस 25 हम एक अच्छे परसेंटेज के साथ ये सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप इतना समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कंप्लाइंस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस, इन तीनों शब्दों में कोई अंतर ही नहीं है। उनके हिसाब से तो ये तीनों एक ही हैं, पर माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है और वो आज मैं तुम्हें क्लियर करता हूं। कंप्लाइंस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो कंप्लाइंस मैनेजमेंट पे जाने से पहले हम एक और चीज की बात करेंगे, थोड़े से आपके जनरल नॉलेज को चेक करेंगे। आपको भी बोलना है कंप्लाइंस मैनेजमेंट में आपका जनरल नॉलेज क्या कहता है। चलो आओ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। कंप्लाइंस, देखो एक कंपनी, आपका क्या काम है कंपनी के अंदर? आप क्या ऑडिट करने जा रहे हो? हाँ सर, ऑडिट तो हम करते हैं, लेकिन कौन सा वो हमें पता नहीं है। क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हो? आपका कंपनी में काम क्या है? एक सीएस को हम कंप्लाइंस ऑफिसर भी कहते हैं, कभी सुना है? एक सीएस कंपनी में कंप्लाइंस ऑफिसर की पोस्ट होल्ड करता है। कंप्लाइंस क्या होते हैं पहले उन पे समझो। हम इन तीनों शब्दों में क्या अलग अलग है वो चीज समझ रहे हैं। जब तक हमें जिस टॉपिक को पढ़ना है उसी के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो मेरे दोस्त उस टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। सच बोल रहा हूं ना? कंप्लाइंस मैनेजमेंट की बात मैं आपके साथ करता हूं। कंप्लाइंस मैनेजमेंट पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं, देखो एक कंपनी जब होती है ना, एक कंपनी अगर एक लिस्टेड कंपनी है, बोलो कौन सी कंपनी है? एक कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उस पर कई सारे रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। आप बोलोगे कैसे? तो मैं बताता हूं। एक तो कंपनी एक्ट अप्लीकेबल हो गया, लेबर लॉ अप्लीकेबल हो गए, होते हैं कि नहीं? अगर वो लिस्टेड है तो भगवान आपको नेकी दे, सेबी, सेबी रेगुलेशंस, लोडर एलओडीआर सुना होगा, एसए एसटी सेस्ट रेगुलेशन सुने होंगे, स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन सुने होंगे। ठीक है, इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सुना होगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। थोड़ा सा और आगे जाए तो फेमा के बारे में सुना होगा, फेरा के बारे में सुना होगा, सुना होगा। अरे ये तो मैंने कुछ एक्ट्स के ही नाम लिखे हैं, ऐसे कई एक्ट हैं जो कंपनी के ऊपर ऑन अ सेम टाइम एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा यहां तक भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, इवन एरिया वाइज भी एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हिल स्टेशन पर है तो उस पर वहां के लोकल एक्ट्स भी अलग से एप्लीकेबल होंगे। अगर कोई माइनिंग का काम कर रही है तो माइंस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो भाई अगर कोई हजार्डस इंडस्ट्री है, अगर कोई कंपनी हजार्डस प्रोडक्ट में डील करती है तो हजार्डस प्रोडक्ट के लिए एक अलग से एक्ट है, वो कंप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारे एक्ट हैं, केवल एक्ट ही नहीं है, केवल एक्ट ही नहीं है। अच्छा कभी कभी आरबीआई को बैठे बैठे कोई नोटिफिकेशन देना है तो वो नोटिफिकेशन जो ये अथॉरिटीज हैं ये कभी कभी नोटिफिकेशंस भी इशू कर देती हैं। तो उन नोटिफिकेशंस को भी कंप्लाई करना इन्हीं की ड्यूटी है, किसकी? कंपनी की। और कंपनी के ब्याह पर ये काम कौन करता है? कंप्लाइंस ऑफिसर। और कंप्लाइंस ऑफिसर कौन है मेरे दोस्त? अरे फ्यूचर सीएस जो मेरे सामने बैठा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वही ना है? हाँ तो बोल दे यार, अरे थोड़ा तो सोच ले। तो एक कंपनी पर अभी हमने कुछ 10-12 एक्ट के नाम सुन लिए। एक कंपनी पर एक टाइम पर एक से ज्यादा एक्ट एप्लीकेबल होते हैं।
जरूरी नहीं है कि एक ही एक्ट अप्लीकेबल हो रहा है, बहुत सारे एक्ट अप्लीकेबल होते हैं और इन बहुत सारे एक्टों में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें कंप्लाई करना है। क्या करना है बेटा? जो हमें कंप्लाई करना है। हमें मतलब तुम्हें कंपनी में जाओगे ना, अच्छी जॉब चाहिए ना, तो वो कंप्लाई करने की ड्यूटी किसकी है? तुम्हारी है। हाँ तो बोल मेरे भाई, बोलो क्या करना है बेटा? हमें कंप्लाई करना है। तो भैया यहां पर आप और एक और चीज, मतलब मैंने आपको बता दिया एरिया वाइज भी एक्ट लगते हैं, और इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया? हजार्डस इंडस्ट्री, तो हजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए भी सेपरेट एक्ट है। क्लियर है? अब आपने कोई मिस्टेक कर दी, मान लेते हैं कंपनी ने कोई मिस्टेक कर दी। क्या कर दी बेटा? कंपनी ने कोई मिस्टेक कर दी। अब वो इनोसेंटली करी, बोलो क्या करी? इनोसेंटली करी। क्या लॉ छोड़ देगा क्या आपको? क्या लॉ आपको पनिश नहीं करेगा क्या? अपने यहाँ एक मैगजीन है, शायद आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ी होगी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? मुझे तो याद है कि मैंने एग्जीक्यूटिव में बच्चों को पढ़ाई थी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। हाँ तो बोलो यार, मतलब ऐसे कैसे चलेगा? नहीं बोलोगे तो? हाँ, आप इनोसेंटली भी अगर कोई मिस्टेक करोगे तो लॉ आपको छोड़ेगा नहीं। आपको पता है ना पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? याद है क्या कुछ? हम पनिशमेंट क्यों देते हैं, आपको याद है? इंडियन पिनल कोड जेआईजीएल में बताया होगा किसी फैकल्टी ने। अरे हाँ हाँ हाँ, याद है याद है। पनिशमेंट के दो मकसद होते हैं। पहला सेल्फ रियलाइजेशन, और दूसरा हमें एग्जाम्पल सेट करना है सोसाइटी में। इसीलिए एक मैगजीन बनी है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप सिग्नल से जा रहे थे, रेड लाइट थी, आपको रुकना चाहिए था, आप रुके नहीं और आपने सिग्नल क्रॉस किया। आगे एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसने आपको रोका और रोक कर क्या बोला कि अब आपके ऊपर चालान कटेगा, आपके ऊपर चालान कार्रवाई की जाएगी। राइट? हम्म। अब आप क्या बोलते हो? सर मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्या आपका चालान नहीं कटेगा? कटेगा भाई, आपका चालान कटेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कारण इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप रास्ते से जा रहे थे, आपने जाकर किसी का मर्डर कर दिया और कोर्ट में जाकर आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि मुझे थोड़ी पता था कि क्राइम करने पर पनिशमेंट मिलती है। अगर मुझे पता होता तो मैं क्राइम ही नहीं करता। ओ मेरे भाई, पनिशमेंट मिलेगी। और वैसे ही अगर आपने इनोसेंटली नॉन कंप्लायंस किया ना, तो भी आपको पनिशमेंट तो मिलेगी, ये तय है। सर फिर क्या करें? तो भाई कंप्लायंस कर। और क्या, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं उन्हें आपको कंप्लाई करना पड़ेंगे। ये क्लियर है? इसी को बोला जाता है कंप्लायंसेस ऑफिसर की ड्यूटी। अब कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटी तो ये बनती है कि जितने भी कंप्लायंसेस कंपनी के ऊपर लग रहे हैं वो क्या करवाए? अरे क्या करवाए? कंप्लाई करवाए। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप जाओगे तो अब आप जाकर पहले तो देखोगे कि भाई कितने सारे कंप्लायंसेस हमारे ऊपर अप्लीकेबल हैं। फिर आप कुछ पॉलिसीज बनाओगे कि भाई कुछ कंप्लायंसेस होंगे जो 3 महीने वाले होंगे, कुछ होंगे जो 6 महीने वाले होंगे, कुछ होंगे जो 9 महीने वाले होंगे और कुछ 12 महीने में करने होंगे। तो आप लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट के बेसिस पर कुछ पॉलिसीज बनाओगे और उसके हिसाब से क्या करोगे बेटा? आप उन्हें कंप्लाई करवाओगे। इसी को बोला जाता है कंप्लाइंस मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? कंप्लाइंस मैनेजमेंट। ये कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी, जो होल टाइम इन एम्प्लॉयमेंट में होता है ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया होल टाइम इन एम्प्लॉयमेंट? भैया अभी जितनी भी मजाक कर रहे हो ना, तुम याद रखना एक कहावत है भारत के अंदर, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। और क्या खूब लिखा है पंकज माखीजा जी ने, वो मैं ही हूं। जैसी करनी वैसी करनी,
ना माने तो तू करके देख। अगर तेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो तू करके देख। ना माने तो तू करके देख। जन्नत भी है यहां, जन्नत भी यहां है, जन्नुम भी यहां है। जन्नत भी यहां है, जन्नुम भी यहां है। ना माने तो तू मर के देख। कैसा लगा? आई होप बहुत बढ़िया होगा। पर अब आप हंसोगे तो मैं भी हंसूंगा। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया। तो कहने का मतलब था कंप्लाइंस मैनेजमेंट। अभी तक केवल एक शब्द आपने सीखा है। ओ, अब सेकंड पे जा रहे हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट। आपने कंप्लाइंस मैनेजमेंट कर लिया, पर अपन कौन है? इंसान है। क्या है बेटा? अपन इंसान है, और गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। आपने सब कुछ अच्छे से किया, सब कुछ अच्छे से किया, कंप्लाइंस पॉलिसीज बनाई, प्रोसीजर्स बनाए, प्रॉपरली आपने मैनेज किया, हर एक कंप्लाइंस करने की पूरी कोशिश की। कल को एक भी चीज छूट गई तो उसके लिए खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ेगा। आप तो सॉरी बोल के चले जाओगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होता है ये अपन अभी डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। लेकिन आपने तो सॉरी बोल देना है। क्या यही बोलोगे ना सॉरी अपने सीनियर मैनेजमेंट को? लेकिन आपसे छूट गया तो क्या? अब आता है सेक्रेटरियल ऑडिट। क्या आता है? सेक्रेटरियल ऑडिट ये बेसिकली करवाता है पीसीएस से। कंपनी किससे करवाती है? पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। ये पर्सन कंपनी में आता है, आकर ये चेक करता है कि कितने कंप्लाइंसेस कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं, कंपनी ने कौन से कंप्लाइंसेस कर लिए, और कौन सा मिस हो गया, और जो मिस हुआ उसका रीजन क्या था, किसकी गलती थी। ये सारी चीजें आकर वो सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर वो क्लियर हो जाती हैं। क्या क्लियर हो जाती है? सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर ये सारी चीजें, जब पीसीएस एक आउटसाइडर आता है वो आकर चेक करता है, ये एक ऑडिट है, वो आकर क्या करता है? चेक करता है। कैसे चेक करेगा अपन अभी बात करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, तो एकदम से सारी चीजें आज ही आ जाएं ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग अभी आपके इस टॉपिक का मतलब समझ रहे हैं। टॉपिक पे अपन अगले लेक्चर से जाएंगे। लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से आपको मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट देखिए, कंप्लाइंस मैनेजमेंट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी, जो होल टाइम इन एम्प्लॉयमेंट में रहता है। कौन? जो होल टाइम इन एम्प्लॉयमेंट में रहता है। और सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? पीसीएस, जो हमारे यहाँ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जो बाहर से आता है, एक आउटसाइडर आकर चेक करता है कि भैया आपने कोई गलती तो नहीं की। जैसे सीए, सीए कंपनी में आकर ऑडिट करता है, तो ऑडिट करके क्या करता है? वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करता है, प्रॉपर बैलेंस शीट बनी है कि नहीं बनी, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनी है कि नहीं बनी है, जो असेट्स हमारी बैलेंस शीट में दिख रही है वो एक्चुअल में है कि नहीं है। उसका काम क्या है? अकाउंटिंग से रिलेटेड, है ना? उसका काम क्या है? अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजों को चेक करना। वैसे ही कंप्लाइंस से रिलेटेड जो ऑडिट होता है वो कौन करता है? पीसीएस करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। और वो आकर चेक करता है। क्या करता है? चेक करता है। चेक कर कर क्या डिसाइड करता है? कि कंपनी के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लग रहे थे, पहले तो उनकी वो लिस्ट बनाता है। उसके बाद कंपनी ने कौन से टाइमली कंप्लायंस किए, और कौन से मिस हो गए, और रीजन क्या था, ये ऑडिट करके पता लगाया जाता है। सर ये तो दो चीजें समझ में आ गई। कंप्लाइंस मैनेजमेंट हमको समझ में आ गया, हमें सेक्रेटरियल ऑडिट भी समझ में आ गया। अब बात आती है आपके तीसरे टॉपिक की, जो है ड्यू डिलिजेंस। मैं बता रहा हूं आपको, ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने ऐसे भी ऐसे बच्चे देखे हैं जिनने मतलब ये एग्जाम दे दी, और जब मैंने उनसे पूछा कि कंप्लाइंस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट या ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्या अंतर है, तो मतलब उन बच्चों का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। बोले सर इनमें भी अंतर होता है क्या? तो अब बताओ, क्या इंस्टीट्यूट गलत कर रहा है फेल करके? तुम खुद बताओ, क्या इंस्टीट्यूट ने फेल करके गलती करी? नहीं ना।
यार अगर तुम नॉलेज ही नहीं लोगे तो अगर यहाँ पे पास भी हो गए तो क्या मतलब ऐसे पास होने का जो नॉलेज ही ना हो हमारे पास। हर चीज को जो पढ़ना है ना तो वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, रटना नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि रटो, समझो। समझेंगे तो रटने की जरूरत ही नहीं है। आज तक अच्छा बताओ 11th में तुमने इकोनॉमिक्स पक्का से रटी होगी, याद है क्या? रटी हुई चीज 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये तुम्हें क्या है, जीवन भर काम आने वाला सब्जेक्ट है। बोलो क्या? जीवन भर काम आने वाला सब्जेक्ट है। क्या इसे रट सकते हैं क्या? नहीं मेरे दोस्त, इसे नहीं रटा जा सकता। और जिसे रटा नहीं जा सकता उसे समझना चाहिए। तो समझो, इतने सारे पेजेस आपको याद नहीं होंगे। क्या हो जाएंगे क्या याद? नहीं, याद बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमें समझना पड़ेगा और हम समझेंगे। हम समझेंगे। तो चलो, तीसरा टॉपिक क्या है? ड्यू डिलिजेंस। तो जो फैकल्टी आपसे कहे रट लो, उससे बोलना बाबा ये दो दो हाथ है हमारे, हम आपको जोड़कर विनती करते हैं कि हम आपसे नहीं पढ़ पाएंगे। समझ, समझा दो। यहां समझ में आ गया, जीवन भर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा। आई होप ये दो बातें आपको समझ में आ गई, कंप्लाइंस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट। अब तीसरी बात है ड्यू डिलिजेंस। देखो, कभी दुकानदारों के पास गए हो, कपड़ा खरीदने गए होगे या मोबाइल खरीदने गए होगे, जीवन में कभी तो कुछ परचेज किया होगा। जब हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं ना, तो सेलर जो है ना, वो बड़ा चढ़ाकर बातें बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। सर ये जो मोबाइल फोन है ना, ये इतना बढ़िया है कि आपके सारे काम कर देगा, भले ये घटिया फोन हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब वो बेच रहा है तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगा सारी चीजें वो झूठ बोलता होगा, कुछ चीजें वो सच भी बोल रहा होगा, कुछ चीजें उसने एड ऑन की होंगी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात समझो, क्या पैसा तुम्हारा है? कंपनी में क्या पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है? नहीं बेटा, वो पैसा पब्लिक का है। और पब्लिक के पैसे को मैनेज कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन मैनेज कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमें पब्लिक के पैसे को, दूसरे की अमानत को खर्च करना है, तो सोच समझकर करना पड़ेगा कि नहीं? अरे यार, खुद का पैसा है तो मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये पैसा किसी और का है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। हमें वही चीज खरीदनी है जो वाजिब है। आज एक कंपनी पे मान लो हम टेक ओवर करने गए, तो दो टर्मिनोलॉजीज होती है, एक होता है एक्वायरर और एक होता है टारगेट कंपनी, है ना? जिसका हम टेक ओवर करते हैं उसके बोलते हैं टारगेट कंपनी, वो हमारा टारगेट है ना। एक्वायरर जो खरीद रहा है। टारगेट कंपनी को जब खरीदने गए तो टारगेट कंपनी तो अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताएगी, मेरे पास वो वाली असेट्स है, वो वाली असेट्स है, मेरे पास सब कुछ है। क्या उसके पास सब कुछ है? जैसे व्यापम घोटाले के बारे में तुमने सुना होगा, व्यापम घोटाले में कितनी सारी असेट्स दिखाई गई थी बैलेंस शीट में, लेकिन एक्चुअल में एक भी असेट्स थी क्या? असेट्स ही नहीं थी। व्यापम के अलावा सत्यम, सत्यम घोटाला, सॉरी, सत्यम घोटाले में कितनी सारी असेट्स थी? बैलेंस शीट में देखी तो इतनी असेट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो एक भी असेट्स नहीं थी, सारे कागज नकली थे। तो टारगेट कंपनी को अपने आप को सेल करना है और एक्वायरर को खरीदना है, तो ये बहुत सारी चीजें बताएगी। जो चीजें ये बता रही है, क्या वो सही है? क्या वो सारी चीजें सही हैं? वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जा रही है? क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हिडन है? जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें बताई दे। कई बार ऐसा होता है कि हिडन इंफॉर्मेशन भी होती है जो कंपनी कभी नहीं बताती, कंपनी छुपाती है। अब एक बात बताओ, तुम फेल हो जाओगे तो लोगों को जाके बताओगे क्या, अरे मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेल हो गया? नहीं बताओगे ना। अब मैं खरीद रहा हूं तो मुझे तो यार सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, क्योंकि मुझे खरीदना है। अगर मुझे नहीं पता तो मतलब क्या है? फिर तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। भविष्य में अगर मुझे पता चलता है कि यार इस कंपनी के पास वो असेट्स ही नहीं है जिसके चक्कर में मैंने कंपनी खरीदी थी, फिर क्या करूं मैं? क्या करूंगा मैं? गाना गाऊंगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। क्या मैं
गाना गाऊं या सर पे हाथ रखकर बोलूं कि हम मैं शेयर होल्डर्स को क्या जवाब दूंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो हम ड्यू डिलिजेंस, हम क्या करवाते हैं, ड्यू डिलिजेंस। हम एक पीसीएस को अपॉइंट करते हैं या एक कंपनी, हाँ पीसीएस को अपॉइंट करते हैं, एक अपने कंपनी सेक्रेटरी से भी कह सकते हैं। हम उससे ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं कि जाओ जाकर चेक करो कि ये व्यक्ति जो है ना, टारगेट कंपनी जो सेलर है, ये जो बातें बोल रहा है क्या वो सच है, या इसने जो बातें हमें बताई है उसके अलावा कोई हिडन बातें तो नहीं है, उनके बारे में पता लगाओ। और जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्या उतनी इंफॉर्मेशन पर्याप्त इंफॉर्मेशन है वो डील करने के लिए, वो ट्रांजैक्शन करने के लिए? अगर हाँ, अगर हाँ, तो हम आगे परसीव करेंगे, हम आगे प्रोसीड करेंगे, वरना उस डील को वहीं छोड़ देंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर में कंप्लाइंस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस, इन तीनों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। आपको आज इस टॉपिक को क्या है, इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है, इन तीनों के नाम से अपने को समझ में आ गया कि ऑडिट के टाइम पर हम ऑडिट की बातें करेंगे, ड्यू डिलिजेंस में हम इन्वेस्टिगेशन वाली बातें करेंगे, ऑडिट में हम चेक करेंगे, कंप्लाइंस के अंदर हम कंप्लाइंसेस के बारे में पढ़ेंगे और कौन से कंप्लाइंसेस कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना, इनके बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट कैसे होगा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर कैसे होगा, ये कंप्लाइंस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे पार्ट ए में। पार्ट बी में जो 13 चैप्टर्स है उनमें से 11 चैप्टर में अपन ऑडिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कि वो कंप्लाइंस मैनेजमेंट प्रॉपरली हुआ या नहीं। और वो जो 2 चैप्टर्स हैं ड्यू डिलिजेंस के, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की। हम लोग फिर जासूस बन जाएंगे कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं, या एडिक्वेट है या नहीं, या कोई हिडन इंफॉर्मेशन तो नहीं है। ये सारी बातें की जाएंगी ड्यू डिलिजेंस वाले टॉपिक में। आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। सो टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर। इसके अलावा कोई डाउट्स है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू जस्ट कॉल मी ऑन माय नंबर 7999339125। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं सेम नंबर पर, या फिर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा, राइट। पर हमें अच्छे से पढ़ना है और आपको डेली 5 मिनट से 10 मिनट लगेंगे किताब खोलने के लिए, लेकिन पढ़ना उसमें ज्यादा है। 30 मिनट्स आपको मेरे टॉपिक को देने पड़ेंगे, आपको रीड करना पड़ेगा और एटलीस्ट 3 to 4 टाइम सेम डे में रीड करना पड़ेगा। और 30 से 40 शब्द आपको ऐसे मिलेंगे उस रीडिंग के दरमियान। मैं कहता हूं 30 छोड़ दो, 15 वर्ड भी अगर आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनके नॉलेज आपको नहीं था और आप उसके लिए डिक्शनरी खोल लेते हैं, उन 15 में से दो दो अगर आपको याद रह गए तो महीने में 60 और 3 महीने में आपके पास 250-200 शब्दों का वोकैब कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। और फिर देखो आपकी लीगल लैंग्वेज कैसे होती है। अरे इंग्लिश तुमने बचपन से सीखी है, सेंटेंस फॉर्मिंग सेम है, लेकिन लीगल वर्ड्स यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे सीखेंगे, वो सीखेंगे रीडिंग से, कंटिन्यूसली रीडिंग से हमें वो चीजें सीखने को मिलेंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं, लेकिन कल पढ़ेंगे और ज्यादा। बाय बाय।